In this video of genetics, basically we'll study about your pedigree analysis. ठीक है, तो बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे एक जो ट्रेट है वो आपका बेसिकली एक जनरेशन से वो दूसरी जनरेशन में जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी जो ट्रेट्स होते हैं, जनरली ट्रेट्स हम डिफाइन करते हैं टू टाइप्स के होते हैं। वन इज ऑटोसोमल एंड वन इज एक्स लिंक्ड। ठीक है, तो जो भी ट्रेट्स हैं तो उसको बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि या तो वो आपके ऑटोसोमल होते हैं या वो कैसे होते हैं आपके मतलब सेक्स लिंक्ड या स्पेसिफिकली आप कह सकते हो एक्स लिंक्ड। ठीक है, सो ऑटोसोमल में भी फिर हम आगे पढ़ते हैं कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इन ट्रेट्स की। ठीक है, और फिर वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि मेन ये होता है कि आपको पेडिग्री एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ठीक है, ऐसे एक्स लिंक्ड में भी हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है या एक्स लिंक्ड क्या होता है आपका डोमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की। ठीक है, तो जैसे इसमें कॉमनली जो एग्जांपल हम लेते हैं जैसे आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स जैसे हम कॉमनली लेते हैं आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो हम लिखेंगे बाद में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है पेडिग्री में। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अ, आपका थैलीसीमिया हो गया, तो ये सब किसके एग्जांपल होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है जनरली वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि सारे ट्रेड्स तो ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल है। बट ये होता है कि आपको मेनली पेडिग्री को एनालाइज करना होता है। ठीक है, और पेडिग्री में एज वी नो कि हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस इज ए सिंबल फॉर मेल। ठीक है, दिस इज फॉर फीमेल। ठीक है, बेसिकली जो मेटिंग है वो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे कॉन्सैनिजिनस मैरिज, मतलब जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती है, तो उसमें हम दो बार शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये सिंबल होता है मेल के लिए, दिस इज फॉर फीमेल। ठीक है, एक सिंबल हम ये यूज करते हैं अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, अनस्पेसिफाइड। इसके अलावा एक हम क्या शो करते हैं मीटिंग। ठीक है, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड। ये होता है नॉर्मल मीटिंग। ये कॉन्सैनिजिनस मैरिज, अभी हम आएंगे इसके बारे में, जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम शो करते हैं जैसे पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो। ठीक है, उसी ऑर्डर में जैसे मान लो पहले गर्ल चाइल्ड हुई, सेकंड मेल चाइल्ड हुआ, या बेसिकली गर्ल और बॉय। ठीक है, और अगर किसी को डिजीज है तो उसको जनरली हम कैसे दिखा देते हैं, वो मतलब उसको जो भी बॉक्स है सर्कल है या जो भी है उसको आप फिल कर देते हो। जैसे ये मैंने फिल कर दिया, तो ये क्या शो कर रहा है कि उसको वो डिजीज है या वो पर्टिकुलर ट्रेट वो शो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें अभी हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखो, ये ना कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं पेडिग्री को सॉल्व करने में। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि जो ऑटोसोमल ट्रेट होता है वो दोनों सेक्सिस में इक्वल चांसेस होते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इक्वल चांसेस हैं, क्योंकि ये ऑटोसोमल्स हैं, ऑटोसोमल ट्रेट होते हैं, तो इक्वल चांसेस होते हैं मेल और फीमेल में आपको दिखने के। ट्रेट टेंड्स टू स्किप जनरेशन। ठीक है, जनरली जो रिसेसिव ट्रेट होता है, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वो जनरेशन स्किप कर सकता है, मतलब एक जनरेशन में किसी को भी डिजीज नहीं हुई। ठीक है, तीसरा क्या है कि थर्ड पॉइंट क्या है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। कि मतलब पेरेंट्स तो अनअफेक्टेड है, फिर भी बच्चे में डिजीज आ गई। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कि हम इसको अभी सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। ठीक है, और जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो उसने बताया कि 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। ठीक है, कि अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस का मतलब यह है कि दोनों कैरियर है, दोनों को डिजीज दोनों में से किसी को नहीं है, तो 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। और ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली किसमें देखने को मिलता है, कॉन्सैनिजिनस मैरिजेस में। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक ट्रेट है, मतलब उसके दो पॉइंट्स लिखे कि वो जनरेशन स्किप करता है और कॉन्सैनिजिनस मैरिजेस में ज्यादा देखने को मिलता है।
तो उसका आंसर क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल, हम सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल लेके कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें ये होता है कि पैडिग्री, ये पॉइंट्स वगैरह तो चलो हमें याद हो जाते हैं, बट आपको जैसे पैडिग्री दी जाएगी तो आपको उसको जज करना कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट दिखा रही है, एक्स लिंक रिसेसिव दिखा रही है, एक्स लिंक डोमिनेंट दिखा रही है, वो बेसिकली मेन होता है। वो अभी आप देखोगे। और जनरली यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट भी लगते हैं कि आपको कई बार वो प्रोबेबिलिटी निकालने को भी कहता है। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। ठीक है, बट पहले हम इसी को थोड़ा समझते हैं। तो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जो कि हमारा एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट शो करता है। ठीक है, तो ये आप बेसिकली 11-12 से पढ़ते आ रहे हो वैसे तो। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या जाता है, वैलिन। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो बीटा चेन है, तो बीटा चेन पे नॉर्मली तो ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, तो बट वहां पे क्या जाता है, वैलिन। वैलिन एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या दिखाते हैं, जो नॉर्मल एलील है, मान लो मेरी जो नॉर्मल एलील है उसको मैं लिख रहा हूँ HbA, मतलब जिसमें म्यूटेशन नहीं है। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल एलील है। दूसरी हम लिखते हैं म्यूटेटेड एलील। ठीक है, वो है हमारी, उसको हम लिखते हैं HbS। HbS कौन सी एलील होगी, म्यूटेटेड एलील, मतलब जिसमें म्यूटेशन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉसिबल क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो दोनों एलील्स होंगी, HbA। ठीक है, तो इसको तो डिजीज नहीं होगी क्योंकि ये तो नॉर्मल है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है HbA-HbS, इसको भी डिजीज नहीं होगी। डिजीज सिर्फ उसी को होगी जिसमें दोनों रिसेसिव एलील्स हैं। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, क्योंकि देखो ना इसका मतलब क्या है, मतलब HbA जो है वो HbS के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए उसमें डिजीज नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये कैरियर है क्योंकि इसके पास वो एलील है, बट इट इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में जनरली चाहे आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो दोनों रिसेसिव एलील होंगी तभी आपकी डिजीज होगी। ठीक है, तो जैसे अभी आपने एक पॉइंट देखा कि अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस का मतलब है कि HbA-HbS दोनों अनअफेक्टेड है, दोनों के दोनों क्या हैं आपके, अनअफेक्टेड। लेकिन जब इन दोनों पेरेंट्स का आप क्रॉस कराओगे, ठीक है, मान लो दोनों पेरेंट्स जो हैं अगर आपने क्रॉस कराया तो HbA-HbS, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप HbA लिखोगे, यहाँ पे HbS, यहाँ पे HbA-HbS। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, HbA-HbA, ठीक है, HbA-HbS, HbA-HbS एंड HbS-HbS। तो बेसिकली आप देख रहे हो एक तो क्या है आपका नॉर्मल होगा, दो कैरियर है, और एक को डिजीज आएगी। ठीक है, डिजीज किसको आएगी, जो ये वाला है। ठीक है, सो ओवर हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड इज इक्वल टू 1/4। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं सो 25% या 1/4 विल बी अफेक्टेड। ठीक है, दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं है फिर भी बच्चे में डिजीज आई है, तो ये शो कर रहा है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट आपका है। ठीक है, लेकिन अगर वो यही पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, क्योंकि ना देखो यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते ये मेल है या फीमेल है क्योंकि ये ऑटोसोमल ट्रेट है। ठीक है, अगर वो कहता आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, टू ए मेल चाइल्ड,
अब बेसिकली इसमें क्या है, मेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हाफ। डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो क्या आंसर आ गया, 1/8। तो इसमें आपको मेल होने की प्रोबेबिलिटी और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको भी यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बेसिकली डिजीज जो कंट्रोल कर रही है जीन्स, वो अलग क्रोमोसोम पे है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक क्रोमोसोम तो जैसे हम मान के चल रहे हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे मान लो फीमेल में XX है, मेल में XY होता है। और दूसरा जो क्रोमोसोम है, जो जिसके कारण ये डिजीज हो रही है, वो ऑटोजोम्स पे है, ठीक है ना। तो ये एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है ना। मेल होना एक अलग, मेल या फीमेल होना एक अलग चीज है, ठीक है। डिजीज होना एक अलग चीज है। डिजीज को, जिन जीन्स के कारण डिजीज हो रही है वो अलग क्रोमोसोम्स पे है, और मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम्स है X और Y वो अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बेसिकली क्या लेना पड़ता है, एक तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मेल होता है या फीमेल होता, दोनों में आप हाफ लेके चलते, और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1/8, ठीक है। एक चीज और जो गलती करते हैं हम, देखो जब हम एक्स लिंक पढ़ेंगे, जो होता है ना, जो एक्स लिंक ट्रेट होते हैं, वहां पे तो हम लिखते ही XX XY, वहां पर तो हम यही लिखेंगे। तो वहां पर मेल या फीमेल की प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी होती, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया वहां पर, अभी हम पढ़ेंगे, जैसे मान लो हमने लिख दिया XX XXC, ठीक है। एक हमने लिख दिया XY XCY। अब यहाँ पर तो जो डिजीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप बता सकते हो ना कि ये दोनों फीमेल है, ये दोनों मेल है। तो वहां पर कई बार बच्चे क्या करते हैं, वहां पर भी हाफ वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं करना। ये जो हाफ वाला फैक्टर है, ये सिर्फ आपने ऑटोसोमल ट्रेट्स में करना है। जो एक्स लिंक्ड होगा वहां पर तो आपको पता ही लग रहा है, XX फीमेल है, XY मेल है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप नहीं बता सकते कि मेल या फीमेल कौन सी है। तो ऑटोसोमल के अंदर आपको मेल या फीमेल की प्रोबेबिलिटी अलग से लेनी होती है, बट एक्स लिंक ट्रेट में ऐसा अलग से नहीं लेना। वो सीधा ही आपको पता लग जाएगा कि XX फीमेल है और XY क्या बेसिकली मेल है। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेडिग्री। सो यहाँ पर हमें बता रखा है कि एक पेडिग्री है, एंड इट इज शोइंग ए इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए रेयर रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, विद कंप्लीट पेनिट्रेंस। ठीक है, पेनिट्रेंस का मतलब होता है कि जिसके अंदर भी वो जीनोटाइप होगा, उसमें डिजीज पक्का आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये एक दो टर्म्स होती हैं, पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको पेडिग्री दे रखी है, और उसने आपसे पूछा है कि जो सेकंड जनरेशन का सेकंड और थर्ड है, इंडिविजुअल 2 और 3 है, तो उनकी मैरिज से जो चाइल्ड होगा, वो डिसऑर्डर सिर्फ तभी शो करेगा जब ओनली इफ द पेरेंट्स कैरी द रिसेसिव एलील, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दो चीजें बतानी है। एक तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि चाइल्ड जो है वो डिसऑर्डर शो करेगा, और दूसरा ये प्रोबेबिलिटी कि जो पेरेंट्स हैं वो रिसेसिव एलील कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, मैं जैसे अभी हमने सिक्कल सेल एनीमिया का पढ़ा है, उसी का हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। अब आप देखो, दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, ठीक है, फिर भी बच्चे में डिजीज आ रही है। तो अगर आप उस एग्जाम्पल से लेके चलोगे, तो इसका मतलब ये HbA HbS है, ठीक है, पहले वाला पेरेंट, और दूसरा पेरेंट भी HbA HbS है, यही होगा, HbA HbS, और ये भी क्या होगा, HbA HbS, ठीक है। सेम वे ये वाला पेरेंट भी, जो, क्योंकि इन दोनों की मैरिज से भी बच्चे में डिजीज आ रही है, तो इसका मतलब ये जो फीमेल है ये भी HbA HbS, और ये वाला मेल भी आपका HbA HbS, ठीक है। अब जिसको डिजीज है, तो ये बात पक्की है कि जिसको डिजीज है वो तो मेरा HbS HbS है, कि नहीं, और इसको भी डिजीज है तो ये भी HbS HbS है, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ, नहीं तो आप सिंपली दो एलील ले लो, एक है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए, ठीक है। तो रिसेसिव में तभी डिजीज आती है जब दोनों स्मॉल ए होंगे, ठीक है ना। तो चाहे आप ये एग्जांपल से या ऐसे भी ले सकते हो, उसमें क्या होगा, जिन दोनों पेरेंट को डिजीज नहीं है, मैं कैपिटल ए स्मॉल ए ले लूंगा, और जिसको डिजीज आई है वो स्मॉल ए है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, अब ये जो सेकंड है और थर्ड है, ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि ये रिसेसिव एलील को कैरी कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो जो आपका सेकंड है, अगर जैसे आपने पढ़ा, अगर हम HBA और HBS को क्रॉस कराते हैं, HBA HBS को HBA HBS से कराते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, ठीक है। तो अभी आपने क्रॉस अभी ये वाला पढ़ा ही है, तो HBA HBS HBA HBS, तो ये HBA HBA था, ये HBA HBS, ठीक है, दिस इज HBA HBS एंड दिस इज HBS HBS, ठीक है। अब आप मुझे बस ये बताओ कि जो, अब देखो, अगर तो डिजीज को आगे जाना है तो ये बात पक्की है, इसको और इसको क्या होना चाहिए, HBA HBS, उसके बिना तो डिजीज आगे जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात तो पक्की है, क्योंकि अगर आप एक को HBA HBA ले लोगे तब तो डिजीज जा ही नहीं सकती, ठीक है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो सेकंड जनरेशन का सेकंड है और थर्ड है, कि ये रिसेसिव एलील को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक बात तो पक्की है, ये जो चार पॉसिबिलिटी में से जो सेकंड जनरेशन का सेकंड है वो HBS HBS तो नहीं है, क्योंकि अगर वो HBS HBS होता तो उसको डिजीज होती, तो इसका मतलब वो HBA HBA भी हो सकता है, HBA HBS भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि वो HBA HBA HBS हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 2/3, क्योंकि ये दो हैं और टोटल तीन है, तीन में से ये दो हैं, तो इसका मतलब कि सेकंड जनरेशन का सेकंड वो रिसेसिव एलील कैरी कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। ऐसे ही जो सेकंड जनरेशन का थर्ड है वो भी रिसेसिव एलील कैरी कर रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 2/3, ठीक है। तो वो हमें ऐसे पता लग रहा है कि बेसिकली जब दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करा रहे हैं तो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जब HBA HBS को जब आप HBA HBS से कराते हो तो हमें यह भी पता है कि HBS HBS आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, ये भी आपने करा। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहली बात, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि ये पेरेंट क्या है, आपका कैरियर है, ठीक है। आई वॉन्ट दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो जहां पर भी एंड होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल चलता है, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड जनरेशन का जो सेकंड है वो कैरियर हो, ठीक है। 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड जनरेशन का थर्ड भी कैरियर हो, और उसके बाद 1/4 चांसेस है कि डिजीज आए, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/4, तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/9। तो 1/9 चांसेस है कि बच्चे को डिजीज आएगी, और 2/3 चांसेस है कि वो रिसेसिव एलील को कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका बेसिकली ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बस ये है, आपको थोड़ा सा ना बस पिक करना है कि क्या चीज वो पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो ये तो आपको पता लग गया, दोनों पेरेंट को डिजीज में है, बच्चे में डिजीज आ रही है, वो रिसेसिव है, ठीक है। अब ये चीज उसने क्वेश्चन में मेंशन भी कर रखी है कि जो सेकंड जनरेशन का सेकंड और थर्ड है, डिजीज तभी आगे जाएगी जब दोनों के पास रिसेसिव एलील होगी, ठीक है ना। अगर तो आप श्योर हो कि ये कैरियर है, तब तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी होती, लेकिन आपको पता है यू आर नॉट श्योर, क्योंकि ये HBA भी हो सकता है, तो जहां पर पॉसिबिलिटीज अलग अलग बनती हैं फिर आपको प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो मुझे डिजायर्ड है बाय टोटल नंबर ऑफ जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, सो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/4, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/9। सो ये भी बेसिकली आपका पेडिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें बता रखा है द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए कॉमन ट्रेट विच शो कंप्लीट पेनिट्रेंस, ठीक है। अब उसने हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछी हैं कि ट्रेट क्या है, तो अगर आप नीचे ऑप्शन देखोगे तो या तो बाइलिंग या ऑटोसोमल, ठीक है। देखो बाइलिंग ट्रेट तो वो होता है जो अगर फर्स्ट मेल में है ना तो सारे मेल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाई तो मेल से मेल में ही जाना है, तो बाई लिंक तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई लिंक बाई लिंक ट्रेट है और अगर वो मेल में है तो वो फिर सारे मेल्स में जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इस मेल में ये ट्रेट है, ठीक है, इसमें गया इसमें नहीं गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये बाई लिंक तो नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है कि ऑटोसोमल, चलो जी ठीक है, ये ऑटोसोमल है, ठीक है। अब बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि थर्ड जनरेशन का फर्स्ट और सेकंड
अगर इनकी मैरिज होगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, फिर भी आगे चाइल्ड में डिजीज आ रही है, तो दिस इज शोइंग कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। एक तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो सेम वे आप इसको ले सकते हो कि जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। तो ये तो चलो हमें पता है स्मॉल ए है। अब यहाँ पर ये तो हमें कैरियर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। डिजीज तभी आगे आएगी जब ये भी कैरियर होगा। तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, तो जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं तो बेसिकली जो कैरियर की प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 होती है, ठीक है। और दोनों कैरियर्स अगर दोनों हेटेरोजाइगस जो हैं, अगर उन दोनों का बेसिकली आप क्रॉस करा रहे हो तो क्या चांसेस होते हैं डिजीज आने के या ट्रेड शो करने के? 1/4, ठीक है। तो इसमें सिंपली 2/3 इंटू 1/4, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/6। तो ये इसका आंसर है बस। तो 2/3 बेसिकली प्रोबेबिलिटी है जो आपको लेनी पड़ेगी। देखो क्या होता है ना, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है क्योंकि आप नहीं श्योर हो कि ये क्या है। जहां पर आप श्योर नहीं होते, ये नहीं है कि सीधा ही कैपिटल स्मॉल ए लेके आंसर निकाल दिया 1/4। तो पहले प्रोबेबिलिटी इस चीज की ये कैरियर हो, क्योंकि विदा अगर ये कैरियर है ही नहीं तो डिजीज तो आगे आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी भी लेनी पड़ती है, और उसके बाद ट्रेड जो वो शो करना है उसकी भी प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑटोसोमल एंड 1/6, ठीक है, जो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है, फोर्थ ऑप्शन ऑटोसोमल एंड 1/6, ठीक है। तो ये हमने बात करी रिसेसिव की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डोमिनेंट ट्रेट की, कि जो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। जहां पर भी ऑटोसोमल आ गया तो मेल और फीमेल में उस ट्रेट के अपीयर होने के चांसेस इक्वल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? बोथ सेक्सेस ट्रांसमिट द ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब इसमें जैसे हम जनरली क्या एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो एलील हैं आपके पास, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, तो मतलब कैपिटल ए होगा तो ये ट्रेट शो करेगा, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए में भी ट्रेट होगा, स्मॉल ए में ये ट्रेट नहीं होगा। जैसे रिसेसिव से उल्टा हो गया। रिसेसिव में क्या होता है, जब दोनों रिसेसिव एलील होते हैं तभी ट्रेट आपका शो होता है, ठीक है। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हैं, तो इसका मतलब दोनों पेरेंट स्मॉल ए हैं। उस केस में तो कभी आगे ट्रेट आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली इस केस में मतलब दोनों में से एक पेरेंट का अफेक्टेड होना जरूरी है। जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए है तो एक को अफेक्टेड है, दूसरा मान लो अनअफेक्टेड है, ठीक है ना। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट अनलेस दे पोजेस ए न्यू म्यूटेशन। चलो वो तो बात की बात है, कुछ नई म्यूटेशन होगी। अगर एक पेरेंट अफेक्टेड है या हेट्रोजाइगस है और दूसरा पेरेंट अनअफेक्टेड है, तो 1/2 और 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हो गया। जैसे होता है ना, आप टेस्ट क्रॉस करते थे तो कैपिटल ए स्मॉल ए से कराएं तो हमें पता है 2 कैपिटल ए स्मॉल ए आएंगे, 2 स्मॉल ए आएंगे, तो 2 आउट ऑफ 4, तो हाफ जो होंगे वो आपके अफेक्टेड होंगे अगर एक पेरेंट के आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है। फिर एक पॉइंट इसमें क्या लिखा है, अनअफेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्रेट को ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट। देखो इसमें वही है ना, डोमिनेंट ट्रेट है तो इसमें जनरली जनरेशन भी स्किप नहीं होती, बट दोनों पेरेंट में से एक का अफेक्टेड होना मतलब क्या है, एक अफेक्टेड होगा तभी डिजीज आएगी। अगर दोनों ही अनअफेक्टेड हैं तो ये ट्रेट आपका आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। देन वी हैव एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। सो इसमें जो कॉमनली एग्जांपल्स हम लेते हैं, लाइक वन एग्जांपल वी हैव दैट इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। वी हैव हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल हैं? आपके एक्स लिंक्ड रिसेसिव के, ठीक है। इसको भी हम करेंगे क्रॉसिस के हेल्प से, देखते हैं फिर हम इस पे आएंगे। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो इसमें जैसे अगर हम देखें
जैसे अब कलर ब्लाइंडनेस का हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इसमें भी क्या होगा, जैसे आपका यहाँ पर हम दो एलील लेते हैं, एक्स इज नॉर्मल एलील और जो एक्स सी है वो रिसेसिव एलील है, मतलब जिसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या होते हैं, या तो दोनों एक्स, तो ये नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। अगर तो एक्स एक्स सी है तो ये कैरियर होगी, ठीक है। अगर उसमें दोनों रिसेसिव एलील हैं तो दिस फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। इसको आप लिखोगे नॉर्मल, ठीक है। इसको आप लिखोगे दिस विल बी योर कैरियर, जिसमें दोनों है दैट विल बी योर कलर ब्लाइंड, ठीक है। और अगर हम मेल की बात करें, एक्स वाई विल बी नॉर्मल मेल और एक्स सी वाई दैट विल बी कलर ब्लाइंड मेल, क्योंकि मेल के अंदर एक भी रिसेसिव एलील आ गई तो उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स एक्स सी कैरियर, दोनों रिसेसिव एलील हैं तो वो फीमेल ही सिर्फ कलर ब्लाइंड होगी। और मेल के अंदर अगर एक भी क्या आ गई, बेसिकली रिसेसिव एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ है कि मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है। तो उसका रीजन यही है, मेल के अंदर एक भी रिसेसिव एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाती है। अफेक्टेड सन्स आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आएंगे हम, क्योंकि अगर मदर कैरियर है, ठीक है ना, तो उस केस में आप देखोगे कि जो जो डिजीज है वो सन में जाएगी, ठीक है, क्योंकि मदर से एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन में जाता है। अभी हेट्रोजाइगस मदर वो कितने अफेक्टेड सन्स बनाएगी, 50%, ठीक है ना, ये भी अभी हम देखेंगे। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर्स, ठीक है। चलो ये पहले हम क्रॉस देखते हैं और फिर इन पॉइंट्स पे आते हैं कि जैसे ये जो क्रॉस लेके चल रहा है वो क्रॉस लेके चल रहा है जिसमें आपका मदर जो है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे ये मान लो आपके पास कि मदर है हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो मदर को आप क्या लेके चलोगे, एक्स एक्स सी, और फादर है नॉर्मल, मदर इज एक्स एक्स सी, फादर इज एक्स वाई, ठीक है। तो अगर आप इसका क्रॉस बनाओ, एक्स एक्स सी एंड एक्स वाई, so this will be xx xxc xy एंड xcy, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई, अब हमें पता लग रहा है ना कि ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये दोनों क्या है, मेल, ठीक है। तो अगर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड, तब तो आपका आंसर होगा 1/4, क्योंकि चारों में से सिर्फ इसको डिजीज है। अगर वो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको पता लग रहा है दो ही मेल है, 1 2, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए फीमेल चाइल्ड, तो वो क्या होगी आपकी, 0, क्योंकि इस केस में कभी फीमेल को डिजीज नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड इज 1/4, मेल चाइल्ड की पूछता है तो 1/2, क्योंकि यहाँ पर दो ही मेल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोसोमल नहीं है। यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है, और फीमेल चाइल्ड को 0, ठीक है। और एक लाइन उसने क्या लिखी थी, अगर फादर को डिजीज है, मान लो फादर एक्स वाई है और मदर चलो नॉर्मल भी है, तो जितनी भी डॉटर्स होंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स यहाँ से आना है, एक्स ही वहां से आना है, तो अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर्स क्या होंगी, कैरियर, ठीक है। और ये जो बेसिकली एक तरह से होता है कि ये जो सन में डिजीज आई है, ठीक है, ये उसमें कहाँ से आई है, उसकी मदर वाली साइड से, ठीक है। और मदर में ये ट्रेट कहाँ से आया, उसके पेरेंट से। तो ये जो डिजीज आई है ये बेसिकली उसको, जो उसके नाना नानी है, नाना नानी से उसके मदर में आई, और उसके मदर से
बेसिकली सन में गई, क्योंकि फादर की जो फैमिली हिस्ट्री में मान लो वो डिजीज नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आप दिखा रहे हो XCY, इसमें XC कहाँ से आया, मदर से आया, ठीक है, तो ये मदर वाली साइड से डिजीज सन के अंदर आई है, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे अभी से आगे, जैसे दो टाइप का इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस एंड नॉन क्रिस क्रॉस। एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन क्रिस क्रॉस। तो वही पॉइंट्स जो अभी मैंने आपको बताए। तो एक पॉइंट क्या, more males than females are affected. Affected sons are usually born to unaffected mothers. Mother वो जस्ट ए कैरियर, उसको डिजीज नहीं थी, फिर भी बच्चे में डिजीज आई। एक कैरियर मदर प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली हाफ अफेक्टेड सन्स, जो भी आपने देखा कि दो में से एक सन अफेक्टेड था। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर्स, जितने भी अफेक्टेड फादर्स हैं उनकी जितनी भी डॉटर्स हैं वो कैरियर्स होंगी। और ये ट्रेड कभी फादर से सन में नहीं जाता, क्योंकि फादर से सन में तो वाई क्रोमोसोम जा रहा है, तो बेसिकली ये ट्रेड कभी फादर से सन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। जो भी आपने अभी हमने करा, देखो मेन क्या होता है ना, थोड़ा बहुत आपको पॉइंट से आइडिया हो जाए और बाद में आपको प्रूव भी करना होता है, क्योंकि मेन वहां पर क्या क्वेश्चन होता है, आपको पेडिग्री को प्रूव करना है। अभी तक तो चलो एक दो क्वेश्चन जो आपने करे तो उसमें तो ऑटोजोमली था, बट उसने आपको पेडिग्रीज दे दी। कई बार तो ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, जो पेडिग्री आपको गिवन है वो ऑटोजोमल भी दिखा रही होती है, वो एक्स लिंक्ड भी दिखा रही होती है, तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि जो गिवन पेडिग्री है वो कौन कौन सा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसको दिखा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एक्स लिंक डोमिनेंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें बेसिकली अब क्या होगा, अगर एक एलील आप एक्स लेके चल रहे हो और एक एलील मान लो एक्स डी, ठीक है, तो ये वाली डोमिनेंट है। तो इसमें तो क्या होगा, अगर फीमेल एक्स डी एक्स है तो उसको डिजीज होगी, ठीक है ना। एक डोमिनेंट एलील आ गई तब भी डिजीज, दोनों डोमिनेंट एलील आ गई तब भी डिजीज, ठीक है। एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल होगी, एक्स वाई नॉर्मल मेल होगा, और अगर मेल के अंदर भी डोमिनेंट एलील एक भी आ गई तो उसको भी डिजीज होगी, ठीक है। इसमें मेल फीमेल अफेक्टेड होते हैं, बट ज्यादा फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एक भी डोमिनेंट एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने पहले बताया, रिसेसिव ट्रेट जो होते हैं वो जनरेशन स्किप करते हैं, बट डोमिनेंट ट्रेट्स जनरली जनरेशन स्किप नहीं करते। सो डज नॉट स्किप जनरेशन, अफेक्टेड सन्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर, ठीक है ना, क्योंकि सन के अंदर तो ये डिजीज मदर से जानी है, क्योंकि फादर से तो वाई क्रोमोसोम ही आना है ना। तो अफेक्टेड सन्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर, क्योंकि बेसिकली मदर से ही एक्स क्रोमोसोम बेसिकली सन में जाता है। लेकिन अफेक्टेड डॉटर्स, डॉटर में चाहे मदर अफेक्टेड है चाहे फादर, क्योंकि दोनों से एक्स आना है तो दोनों तरफ से डिजीज आ सकती है। सन को ये डिजीज होने के लिए मदर का अफेक्टेड होना मस्ट है, लेकिन डॉटर को अफेक्टेड होने के लिए मदर भी अफेक्टेड हो सकती है और फादर भी, ठीक है। एक पॉइंट क्या, अगर फादर अफेक्टेड है, जैसे अगर फादर मान लो एक्स डी वाई है, ठीक है, तो सारी की सारी डॉटर्स के पास वो ट्रेट जाएगा, क्योंकि फादर से ही तो ये एलील जानी है मदर में, उसमें डॉटर में, ठीक है ना। एक्स डी अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट ऑन टू ऑल देयर डॉटर्स, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है, क्योंकि उसमें तो बेसिकली जो एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि ये फादर में जो एक्स क्रोमोसोम है ये म्यूटेटेड है, क्योंकि ये एक तरह से जो भी ट्रेड शो कर रहा है, तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी डॉटर्स में ट्रेड जाएगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट इसने क्या लिखा है, अफेक्टेड मदर्स अगर वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब जैसे मदर को क्या लेके चल रहा है ये एक्स डी एक्स, ठीक है, और फादर को चलो हम नॉर्मल लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में एक्स डी एक्स और एक्स वाई, तो दिस विल बी एक्स डी एक्स, एक्स 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 डी वाई एंड एक्स वाई, ठीक है। तो अगर मदर हेट्रोजाइगस है तो आप देख रहे हो कि आउट ऑफ टू डॉटर्स वन अफेक्टेड है, आउट ऑफ टू सन्स वन अफेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए चाइल्ड निकालोगे
तो वो भी 1/2 आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड वो भी 1/2 आएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए फीमेल चाइल्ड भी 1/2 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 डॉटर्स में से एक अफेक्टेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड आउट ऑफ 2 सन्स उसमें से भी एक चाइल्ड क्या है, एक सन जो है वो अफेक्टेड है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 1/2। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेट इसमें क्या है, वाइलिंग ट्रेट, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल्स में ही होता है, और ये अगर ऐसा कुछ ट्रेट है तो वो फादर से सभी सन्स में जाएगा, ठीक है ना, अगर फादर के अंदर वो ट्रेट है तो वो सभी सन्स में जाएगा, और ये जनरली जनरेशन स्किप नहीं करता, डज नॉट स्किप जनरेशन।